बच्चों, आज हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल रचना पर चर्चा करेंगे। गज़ल उर्दू शायरी की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें प्रेम तथा श्रृंगार को महत्व दिया जाता है। फिराक गोरखपुरी की इस गज़ल में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। यह वियोग प्रेमिका के दूर होने तथा प्रेम में दुनिया का अपवाद सहने के कारण सामने आया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये गज़ल सूफ़ी प्रेम पर आधारित है, जिसमें प्रेम में त्याग की भावना निहित है और गज़ल में शेर छंद की तरह प्रयुक्त हुए हैं। तो पहला शेर देखते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस शब्द का प्रयोग लोक प्रचलित बोली में कवियों ने वसंत ऋतु के लिए भी किया है, जिसमें मन प्रसन्नता से भर उठता है और इस ऋतु में पेड़ पौधों पर नए फूल पत्ते आने से वातावरण में रंग और सुगंध भी बिखर जाती है। तो पहले शेर का अर्थ देखते हैं। नौरस माने नवीन रस, नाजुक कोमल, गिरह गांठ, गुंचे कलियाँ। कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ जो कि नवरस से भरी हुई हैं और वे अपनी गांठें खोल रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि रंग और सुगंध एक साथ आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ाने लगे हों। अर्थात फूल खिल रहे हैं और फूलों और कलियों के रंग व मोहक गंध सारे वातावरण को सुगंध से सराबोर कर रही है। दूसरा शेर देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात के समय जबकि ज़र्रा ज़र्रा यानी प्रकृति का कण कण निद्रा मग्न है, सोया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है तारों का टिमटिमाना वो जैसे झपकियाँ ले रहे हों, अर्थात उन्हें भी नींद आ रही हो, वे आंखें झपक रहे हों क्योंकि कण कण सोया हुआ है। यहाँ पर शायर कहता है, तुम भी सुनो हो यारों, दोस्तों तुम भी सुनो, शब में माने रात में, सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यानी तारों का टिमटिमाना हमें ये संदेश देता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें गतिशील बनना चाहिए। अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो गिरह का खोलना, गुलशन में पर तोले, ज़र्रा ज़र्रा का सोना, तारों का आंखें झपकाना, सन्नाटे का बोलना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। पद मैत्री, स्वर मैत्री और अनुप्रास अलंकार तो होता ही है। शब्द में सन्नाटे का बोलना विरोधाभास अलंकार भी है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक व प्रसंगानुकूल है। उर्दू, फारसी और बोलचाल की सरस भाषा है। गज़ल के अंतर्गत शेर छंद के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं बच्चों। प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है और प्रकृति को प्रेरक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। शायर कहता है कि वह दुखी है ऐसे वातावरण में, क्योंकि उसका और उसकी किस्मत अर्थात भाग्य का केवल एक काम है, रोना। सबसे अपने दर्द को छुपाकर वह और उसका भाग्य दोनों एक दूसरे पर अफसोस जताते हुए रो रहे हैं। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि हमारी किस्मत हम पर रोती है कि हम किस्मत को दोष देते हैं, यानी पुरुषार्थ नहीं करते। यानी पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है, लेकिन यहाँ पर कवि किस्मत पर दोषारोपण कर रहा है कि उसने कार्य किया लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी, जो उसका परिणाम उसे अनुकूल नहीं मिला और किस्मत उसको दोष देती रहती है। यहाँ पर भी मानवीकरण है। अगला शेर देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि निंदा करने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें आड़े हाथों लेता है। वो कहता है कि निंदा करने वाले स्वयं बदनामी का पात्र बन जाते हैं। यानी कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग उसे समाज में बदनाम करते हैं वो
ये नहीं सोच पाते, काश वो इतना सोच पाते कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं, यानी मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे बेपर्दा कर रहे हैं, या संसार के समक्ष अपनी निंदा करने की कमी को उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पर निंदा करने वालों पर कटाक्ष किया है। बाकी विशेषताएं बच्चों वही रहेंगी। शेर छंद, भाषा की विशेषता भी मैंने डिस्कस की कि उर्दू फ़ारसी और बोलचाल की सरल सहज सरस भाषा है। खड़ी बोली एवं शब्द चयन भावों के अनुरूप, गज़ल के अंतर्गत शेर छंद, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। पीड़ा की ऐसी अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को अपने प्रिय की याद आती है, अपनी प्रेयसी की याद आती है। वो कहता है कि मैं दुख और रोने के रूप में पूरे होशो हवास में, बदरुस्ती है होशो हवास माने पूरे विवेक के साथ, यानी पूरे होशो हवास में उससे बिछड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। किस तरह? दुख और रोने के रूप में अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से अदा करता है कि वह पूरे होश में यह कर रहा है। वो इस बात को स्वीकारता है, उसने स्वयं को इश्क में पूरी तरह डुबो दिया है और दुख और रोने के रूप में वो अपने प्रेम की कीमत चुका रहा है। अगले शेर को देखिए। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर कहता है कि प्रिय वियोग से उत्पन्न दुख की पीड़ा, पासे अदब माने लिहाज, गम वियोग की पीड़ा, और उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल है। अर्थात दुनिया या समाज की दृष्टि में वो अपने इस दुख को उपहासप्रद नहीं बनाना चाहता, हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। इसलिए शायर कहता है कि सबसे छिपा के मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके भीतर भीतर यानी मन ही मन एकांत में रोकर कम कर लेता हूँ। यानी वो पीड़ा को सहते हुए भी, विरह की इस पीड़ा को सहते हुए भी दुनिया की परवाह कर रहा है और अपने दर्द को दिल में छुपाकर चुपचाप रो रहा है, आंसू बहाकर अपने मन के दर्द को कम कर रहा है। तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार यहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि अपने धैर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम और सौंदर्य की अधिकता के बाद भी हमारी आदत का संतुलन बना हुआ है। फितरत माने संतुलन, फितरत माने प्रवृत्ति, तवाज़ुन माने संतुलन। आगे वो कहता है कि उसको उतना ही पाते हैं, अर्थात प्रेमी को प्रेम पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। यानी हम जितना डूबते जाएंगे उतने ही प्रेम की सामीप्यता का अनुभव करेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर भी भाव ये है कि खुद को खोने का आशय है अहंकार के समाप्त होने की प्रक्रिया, यानी प्रेम में समर्पण आवश्यक है। शायर मानता है कि प्रेम की सफलता के लिए समर्पण आवश्यक है और प्रेम में जो जितना डूबता है वह उतना ही पाता है। यहाँ खोना और पाना सिक्के के दो अंग हैं। अगले शेर को देखते हैं। कहता आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। वो कहता है दुनिया की बाहरी चमक दमक में मत खो जाओ, अपनी आँखें खोलकर रखनी चाहिए। ये शेरों की दमक है अथवा हमारे हाथ में कोई मोती हैं। अर्थात तुम्हें जो शेरों की जगमग दिखाई दे रही है वह हमारी आँख से निकले मोती हैं। ये हमारे वियोगी हृदय से निकलकर आँखों की राह बाहर आए हैं। अर्थात कवि का हर एक शब्द आंसुओं में डूबा हुआ है। दुनिया की चमक के भीतर उनकी शायरी तथा विरह दर्द को हमें महसूस करना चाहिए। जैसे कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, तो यहाँ पर वो भाव व्यक्त हुआ है।
बच्चों, अगर हम अलंकारों की बात करें तो जितने भी शेर हैं अनुप्रास अलंकार सब में ही मिल जाता है। और बाकी स्वर मैत्री, पद मैत्री, स्वभावोक्ति अलंकार भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भाषा संबंधी विशेषताएं वही रहेंगी और शेर छंद है। अंत के ये 2 शेर पढ़ते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। तो यहाँ पर शायर कहता है कि इस प्रिय तू विरहावस्था में ऐसे याद आती है, यानी ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। अंजुमने में माने शराब खाना, रिंद माने शराबी। शराबियों को जैसे शराब खाने में शराब याद आती है, वैसे ही विरह की इस अवस्था में तुम मुझे याद आती हो, या जैसे अर्धरात्रि, रात गए यानी मृत्योपरांत, मरने के बाद, गर्दू माने आसमान पे, फरिश्ते यानी देवदूत जब संपूर्ण पाप के अध्याय को खोलते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ये दर्शाया है कि कवि उसकी प्रेयसी से उसके वियोग अवस्था में उसको ऐसे याद करता है जैसे शराब खाने में शराबियों को शराब। आगे बढ़ते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पर फिराक अपनी रचनाओं पर खुद ही मुग्ध हैं, स्वयं ही मुग्ध हैं। वो कहते हैं सदके माने न्यौछावर होना। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रतिष्ठित शायरी, एजाज़े सुखन माने प्रतिष्ठित रचना कैसे कर ली, कैसे इस आवाज़ को उड़ा लिया। मुझे अपनी गज़लों के पर्दों में यानी अपनी रचना में मीर की गज़लों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अपनी रचना पर स्वतः ही मुग्ध हैं। यहाँ पर फिराक उर्दू के शायर हैं और उन्होंने इस गज़ल में मीर की शैली अपनाई है। रखे हो, कहे हो इत्यादि तुक के शब्दों का प्रयोग किया है फिराक में मीर की तरह, इसलिए उनकी इस अभिव्यक्ति का कौशल इसमें दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो यहाँ पर अपनी प्रिया के प्रति प्रेम भाव का चित्रण किया है। श्रृंगार रस के वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण है, यानी श्रृंगार रस का वियोग पक्ष के साथ माधुर्य गुण है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक और प्रसंगानुकूल है। अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग। गज़ल छंद है। उर्दू, फ़ारसी और बोलचाल की सरल सरस भाषा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये गज़ल आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। शेर छंद की तरह प्रयोग किए गए हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम उमाशंकर जोशी की रचना का रसास्वादन करेंगे, बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।